आज के वीडियो में हमें बात करनी है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य लगने वाले बल की। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी समांतर प्लेट संधारित्र की बात आए तुम्हारे माइंड में एक फिगर आ जाना चाहिए कि भाई एक प्लेट जिस पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट उस पे नेगेटिव चार्ज, और जो दूसरी वाली प्लेट है वो अर्थ से कनेक्ट है। सही है ना? तो ये वाला फिगर आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। आपने ले लिया भाई एक प्लेट ये है, भले मैं इसको एक लाइन की तरह दिखा रहा हूं लेकिन ये एक लाइन नहीं है बल्कि एक प्लेट है। इसका अपना एक एरिया है। वो प्लेट आयताकार भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है, सर्कल के आकार की भी हो सकती है। ऐसे करके रखी हुई है दो प्लेटें आपस में, इसलिए वो लाइन जैसी दिखती है सामने से देखने पर। तो एक प्लेट ये हो गई जिस पे आपने मान लिया प्लस का क्यू आवेश, और दूसरी प्लेट आपकी ये हो गई जिस पे माइनस का आवेश दिखा रहे हो आप। और ये प्लेट बाहर की तरफ से अर्थ से जुड़ी रहती है। हो सकता है मैं कहीं कहीं कैपेसिटर बनाते समय केवल दो प्लेट ले लेता हूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन आपके माइंड में ये चीज रहनी चाहिए कि वहां पर जो दूसरी वाली प्लेट है नेगेटिव वाली, उसका कनेक्शन किससे हो रहा है? अर्थ से हो रहा है। ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए, उसे हम बनाएं या ना बनाएं। अब आप देख रहे हो कि भाई इस पे प्लस क्यू आवेश है और इस पे माइनस क्यू आवेश है। इसका मतलब ये तो विपरीत प्रकृति के आवेश है। इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो उसी बल को हमें निकालना है कि उनके बीच में जो बल लग रहा है उस बल को कैलकुलेट करने की बात की जाए। लेकिन इस बल को कैसे निकाला जाता है इस बात को समझिए। मान लीजिए प्रारंभ में ये जो दोनों प्लेटें हैं ये एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, टच नहीं कर रही हैं आपस में लेकिन बहुत क्लोज हैं। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के बहुत क्लोज है और फिर उसको दूर ले जाकर के कितनी डिस्टेंस पे कर दिया है? डी डिस्टेंस पे कर दिया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आप इन प्लेटों को बहुत क्लोज से और डी डिस्टेंस पे ले जाओगे तो डी डिस्टेंस तक ले जाने में एक कार्य करना पड़ेगा। सही है? तो प्लेटों को डी दूरी पर विस्थापित करने में किया गया कार्य, भाई फिलहाल हमारा जो कैपेसिटर है वहां तक उनको लाने में किया गया कार्य, उस कार्य को निकालें। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो हम पहले से जानते हैं। अगर जरूरत पड़ जाए E की और पोटेंशियल डिफरेंस को V माने तो E इक्वल टू होता है V अपॉन D। ये भी हम जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भाई इन प्लेटों को बहुत पास से और डी डिस्टेंस तक ले जाने में कितना कार्य किया गया, तो उस कार्य को निकालना है। प्लेटों को डी दूरी पर करने में, पास में रखी थी, डी दूरी पर करने में किया गया कार्य, तो कार्य W बराबर बल गुणा विस्थापन। चूंकि इसके बीच में विद्युत क्षेत्र एक समान है इसलिए उस पर लगने वाला बल भी एक समान माना जा सकता है। और बल अगर एक समान होगा, कांस्टेंट होगा, तो सिंपल कार्य बराबर लिख सकते हो बल गुणा विस्थापन। इसका मतलब उस केस में हम लिख सकते हैं बल गुणा विस्थापन इक्वेशन 5। और वास्तव में हम इस बल को ही निकालना चाह रहे हैं। हमारा टॉपिक भी यही है, भाई इस बल को निकालिए। ठीक है ना? क्योंकि इनके बीच में जो बल लग रहा है उसी को तो आप उतना ही तो बल लगाया आपने उनको दूर करने के लिए, तो उसी बल को हमें कैलकुलेट करना है। अब होता क्या है, इसे विस्थापित करने में जो कार्य किया गया है ये कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया होगा। इसका मतलब हमें इसकी ऊर्जा को निकालना चाहिए। भाई इसके अंदर कितनी ऊर्जा है उस ऊर्जा को हमें कैलकुलेट करना चाहिए। तो अब इसकी ऊर्जा निकालें। अब ऊर्जा निकालने के लिए मैंने ऊर्जा के 3 फॉर्मूले आपको बताए थे। संधारित्र की ऊर्जा निकालने के 3 फॉर्मूले आपके पास थे कि संधारित्र की ऊर्जा 1/2 Q × V, दूसरा 1/2 CV² और तीसरा 1/2 Q²/C। ये 3 फॉर्मूले थे। हालांकि आप एक फॉर्मूला याद करके भी आपके पास फॉर्मूला होता है C = Q/V, इससे कन्वर्ट करके तीनों फॉर्मूलों को ला सकते हैं। सही है ना?
एक याद कर लो हाफ सी वी स्क्वायर वाला जो अच्छा लगे आपको, और उसी से तीनों को बना सकते हो। लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते करते हमें तीनों रच जाएंगे, कोई परेशानी उसमें नहीं है। तो अब हम उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो किया गया कार्य है वास्तव में इसकी ऊर्जा के बराबर होगा। तो ऊर्जा संधारित्र की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? संधारित्र की ऊर्जा तो U हो जाएगा 1/2Q इंटू V, जहां V को मान के चलना है प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अब 1/2Q इंटू V, अब अगर मैं यहां से E V/D होता है, यहां से V की वैल्यू निकालूं तो V की वैल्यू हो जाएगी E इंटू D, और ये V की वैल्यू यहां पुट कर लेता हूं तो ये U आ जाएगा 1/2Q इंटू E इंटू D, ये निकल करके आ जाएगा। मान लीजिए ये भी ऊर्जा हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आप कह रहे हैं ये जो कार्य किया गया था ये ऊर्जा में बदल गया है, इसका मतलब दिस कार्य इज इक्वल टू दिस ऊर्जा, भाई ये कार्य जो है बराबर इस ऊर्जा के, सही है ना? इसका मतलब आप समीकरण 1 और 2 से बराबर रख सकते हो, समीकरण 1 व 2 से। तो कार्य कितना है? F इंटू, और ऊर्जा कितनी है? तो बल्ब की वैल्यू निकल करके आ गई F इक्वल टू 1/2Q इंटू T। इस तरह से आपने बल्ब के लिए फॉर्मूला निकाल लिया कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसकी प्लेटों के मध्य में जो आकर्षण का बल लग रहा है वो बल कितना होता है। अब यहां एक कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हम कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई आवेश रखते थे, मान लो ये विद्युत क्षेत्र था यहाँ E, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, और इसमें अगर Q आवेश रखता हूं तो उस पर जो बल लगता था वो होता था F इक्वल टू QT। ध्यान है, पहले चैप्टर से शुरुआत में हम ये करते आ रहे थे, F इक्वल टू कितना होता था? QE, और अगर माइनस आवेश रखते हैं माइनस Q तो उस पर पॉजिटिव प्लेट की तरफ बल लगता है F इक्वल टू QP। लेकिन यहां पर जो बल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1/2QP। तो पहली बात तो ये जो बल लग रहा है वो किसी बीच में रखे हुए आवेश में नहीं है, बल्कि प्लेटों पर है, प्लेटों पर लगने वाला बल है। अब ये वाला जो बल है ये आवेश इन प्लेटों के बीच में रखा है, विद्युत क्षेत्र के एकदम बीच में रखा है, तब उस पर बल लग रहा है। और यहां पर इन प्लेटों पर इन प्लेटों के बीच में तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू E है, लेकिन बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र कितना है? 0। समझ रहे हो बात को? भाई अगर आप यहीं से ये कहने लग जाओ कि फोर्स तो Q इंटू E होता है तो फिर ये भी Q इंटू E आना चाहिए था, ये क्यों 1/2 आया? तो ये इसलिए आया है क्योंकि इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र E है, लेकिन इस प्लेट के इस साइड में तो विद्युत क्षेत्र 0 है, इसलिए औसत विद्युत क्षेत्र की बात करोगे तो 0 प्लस E/2 यानी E/2 आ जाएगा। और आवेश Q है तो बल फिर इस हिसाब से लोगे तो Q इंटू E/2, तो वो 1/2Q इंटू E हो जाएगा। तो 1/2 फैक्टर क्यों आ रहा है, बात समझ रहे हैं ना? 1/2 फैक्टर इसलिए आ रहा है क्योंकि प्लेट के एक तरफ तो विद्युत क्षेत्र है लेकिन दूसरी तरफ विद्युत क्षेत्र 0 है, इसलिए अगर औसत विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो उसकी वैल्यू E/2 हो जाएगी, इसलिए 1/2 फैक्टर आ रहा है। ठीक है, और बात रही इसकी फॉर्मूले की कि बल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो अब आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे। तो एक तो ये टॉपिक आपको समझना है। दूसरी बात मैं ऐसे न्यूमेरिकल लेना चाह रहा हूं क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल अक्सर आता है और स्टूडेंट ज्यादातर उस न्यूमेरिकल से डरते हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की और 2-3 क्वेश्चन करके देख लिए इस टाइप की तो आप 100% क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। तो मैं ऐसे छोटे से और बड़े की तरफ, आसान से और कठिन की तरफ हम 3-4 क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, सही है? और फिर तुम उसकी प्रैक्टिस करके देख लेना, 100% आप अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो 100% उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो अब हम एक इस तरह का न्यूमेरिकल लेते हैं पहले, और वो भी आसान सा। इनमें क्या होता है, 4 चीजें आपसे पूछ सकता है। एक फिगर देगा, उस फिगर में कई कैपेसिटर लगे होंगे और उनमें से किसी भी कैपेसिटर पर या फिर सभी कैपेसिटरों पर आवेश पूछ सकता है, विभवांतर पूछ सकता है, उनमें अलग अलग कैपेसिटरों की ऊर्जा पूछ सकता है। हालांकि ऊर्जा वाला क्वेश्चन कम बनता है, 2 चीजों का ध्यान, क्योंकि ऊर्जा वगैरह तो निकल के आ जाएंगी जब हमारे आवेश और वो आ जाएंगी। तो मेन
आवेश निकालना और विभवांतर निकालना, इन दो बातों को समझ लो बस। अगर आपने ये दो चीजें सीख ली तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और उसके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं पहले, बहुत छोटा सा। तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले, और एग्जांपल हमारा कुछ इस तरह से है कि दो कैपेसिटर लगे हुए हैं और मान लीजिए वो आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। एक 2 माइक्रोफैरड का है और दूसरा मान लीजिए 3 माइक्रोफैरड का है, ठीक है। और उसको आपने एक 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। ये क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसमें आपसे मान लीजिए एक तो ये पूछ ले कि इस परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात करिए। वो तो सिंपल है क्योंकि दो ही कैपेसिटर है और वो समांतर क्रम में है। तो परिपथ की तुल्य धारिता अगर आप निकालोगे तो तुल्य धारिता C = हो जाएगा 2 + 3 = 5 माइक्रोफैरड। तो तुल्य धारिता तो ये निकल के आ गई भाई, तुल्य धारिता। तो ये तो बड़ा सिंपल सा था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब वो तुमसे पूछना चाहता है कि इन दोनों कैपेसिटरों पर अलग अलग आवेश निकालिए। दोनों कैपेसिटरों पर अलग अलग आवेश निकालिए कितना होगा, और अलग अलग विभवांतर निकालिए। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, विभवांतर की अगर मैं बात करूं तो चूंकि ये क्वेश्चन आसान है, तो ये क्वेश्चन को अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी बना सकता हूं कि ये बैटरी थी और बैटरी से एक कैपेसिटर ये लगा दिया और दूसरा कैपेसिटर ये लगा दिया, एक ही बात है। ये तो तार होते ही, इन तारों को यहां जोड़ दो या सीधे ला करके यहां जोड़ दो बैटरी से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों संधारित्र बैटरी के साथ कैसे लगे हुए, समांतर क्रम में। कैसे क्रम में लगे हुए, समांतर क्रम में। और आप दो बातें अच्छी तरह से जानते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। ये दो बातें आप पहले से जानते हो, ये चीजें आपकी माइंड में रहनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए, मान लो इनको मैं नाम दे दूं, इसको C1 और इसको C2। अब मैं कहूंगा C1 पर विभवांतर बताओ, तो C1 पर विभवांतर, C1 पर विभवांतर, क्योंकि आप जानते हो भाई ये तो समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है और किसके बराबर होगा, जो बैटरी लगी हुई है उसी के बराबर होगा। तो = हो गया 10 वोल्ट। और C2 पर विभवांतर वो भी बराबर हो गया 10 वोल्ट। तो विभवांतर तो आ गया। अब मान लीजिए आप चार्ज निकालना चाहते हो। अब चार्ज का फॉर्मूला C = होता है Q/V। तो यहां से Q क्या हो जाएगा, CV। इसका मतलब दोनों पे अलग अलग चार्ज निकाल दो। तो पहले वाले पे चार्ज निकालने हम C1 पर, तो C1 पर आवेश, तो C1 पर जब आप आवेश निकालोगे तो Q1 हो जाएगा C1 × V। और C1 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो में रहने दो, 2 × 10, ये आ जाएगा 20। लेकिन चार्ज है तो माइक्रो कूलम में आएगा क्योंकि आपने C1 को माइक्रो में लिया। बात समझ आ गई कि नहीं। अगर आप निकालना चाहते हो C2 पर आवेश, C2 पर आवेश, तो C2 पर आवेश Q2 = हो जाएगा C2 × V। तो कितना है 3, तो 3 × 10, ये आ गया 30 माइक्रो कूलम। आवेश है इसलिए माइक्रो कूलम। बताओ समझ आए। तो ये तो बड़ा आसान था, क्यों, क्योंकि सीधे सीधे बैटरी से लगा था, पैरेलल में विभवांतर समान होता है, आपने उसको सॉल्व कर दिया और चार्ज फॉर्मूले से निकाल दिए। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बना रहा हूं। अब की बार मैंने क्या किया, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैंने एक कैपेसिटर और लगा दिया। अब की बार इसी क्वेश्चन में ये हमारा एक कैपेसिटर था कितने का, C1 जो था 2 माइक्रोफैरड का, और दूसरा था C2 और ये था 3 माइक्रोफैरड का। अब इनके साथ सीरीज में एक और कैपेसिटर जोड़ दिया, नाम दे दिया C3, और उस पर लिख दिया 1 माइक्रोफैरड, और फिर उनको जोड़ दिया 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। ये सिचुएशन है। तो अब की बार जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल कर दिया, ठीक है ना, थोड़ा सा टिपिकल कर दिया क्वेश्चन को। अब फिर से देखते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि C1 और C2 जो है वो सीधे बैटरी के पैरेलल में है। आपस में तो पैरेलल में है, आपस में तो पैरेलल में है, लेकिन सीधे ये नहीं कह सकते कि बैटरी के पैरेलल में, और आप उस पर ये नहीं कह सकते हो कि 10 वोल्ट का विभवांतर उसके पास होगा।
वास्तव में अब तो क्या हो रहा है कि ये जो 10 वोल्ट है ना, इसमें से कुछ तो बट गया इसके सिरों पे और कुछ बट गया इन दोनों के सिरों पे, लेकिन उन दोनों के सिरों पे जो होगा वो समान होगा, क्योंकि वो आपस में समांतर रहेंगे, लेकिन वो 10 वोल्ट के बराबर नहीं होगा। समझ गए? तो अब क्या करोगे, पहले टोटल आवेश निकालो, और टोटल आवेश निकालने के लिए निकालनी पड़ेगी तुल्य धारिता, और तुल्य धारिता के लिए ये दोनों समांतर क्रम में है, और फिर समांतर के बाद ये आपस में एक आएगा और वो दूसरे के साथ हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो C1 और C2 के लिए C निकालेंगे, C1 व C2 समांतर क्रम में है, तब C गैस बराबर हो जाएगा 2 + 3 = 5 माइक्रो फैराड। अब अगर आप फिगर को देखोगे, एक्चुअल में इक्विवेलेंट फिगर बनाने की जरूरत हमें पड़ती है, बात को समझने के लिए इक्विवेलेंट फिगर बनाने की जरूरत पड़ती है। तो अब जो फिगर कन्वर्ट हो गया वो फिगर इस तरह से बचा कि ये तो C3 वैल्यू 1 माइक्रो फैराड, और इन दोनों की जगह पर एक कैपेसिटर आ गया है और वैल्यू हो गई है C गैस और 5 माइक्रो फैराड। और अब ये दोनों लगे हुए बैटरी के साथ सीरीज में प्लस माइनस और 10 वोल्ट की बैटरी। ये सिचुएशन है। अब सही है भाई? अब ये दोनों आपस में कैसे हैं भाई? और सीरीज में आवेश कैसा होता है? समान। सीरीज में आवेश समान होता है। आवेश जो बैटरी के पॉजिटिव से चलेगा, वायर एक ही है, वायर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब आवेश समान है। तो अब उस आवेश को निकालना है पहली बात तो, और वो जो आवेश निकालेंगे वो इसमें भी इतना ही होगा और इसमें भी इतना होगा। सही है? इसका मतलब पहले तो ऐसा करें, तुल्य धारिता और निकालें। तो ये दोनों कैसे हैं? श्रेणी क्रम में। तो तुल्य धारिता के लिए 1/C = 1/1 + 1/5। एलसीएम 5 आ गया, 5 एलसीएम हो गया 5 और 1 6, तो 6/5। लेकिन उल्टा करेंगे तो C हो जाएगा 5/6 माइक्रो फैराड। ये आई है आपकी तुल्य धारिता। अगर तुल्य धारिता पूछता है इस क्वेश्चन में, तो तुल्य धारिता आप इसको ये निकाल देती, ये तुल्य धारिता आ गई। और तुल्य धारिता से ही हमारा टोटल आवेश निकल करके आ जाएगा। कुल आवेश जो बैटरी से चलने वाला कुल आवेश होगा वो इसी से निकल करके आ जाएगा। और उसे कैसे निकालेंगे भाई? बैटरी की वोल्टेज कितनी है? 10 वोल्ट, और टोटल धारिता इस सर्किट की कितनी हो गई? ये वाली। तो कुल आवेश Q = CV। तब कुल आवेश Q = CV, और C की वैल्यू अभी आपने निकाली है 5/6, और B की वैल्यू 10। ये आ गया आपका 50/6। C को माइक्रो में है तो माइक्रो कूलम। ये टोटल आवेश आया है, ये इतना आवेश है, और ये आवेश इस बैटरी के पॉजिटिव से चलेगा और ऐसे होता हुआ जाएगा, या फिर ऐसे कहिए यहां से चलेगा और ऐसे होता हुआ जाएगा। तो अगर मैं ये कहूंगा C3 पे कितना आवेश है, तो C3 पे तो टोटल आवेश है। भाई हम इस क्वेश्चन में 3 चीजें पूछना चाह रहे हैं कि C1 C2 C3 पर अलग अलग आवेश बताओ, और C1 C2 C3 पर अलग अलग विभवांतर बताओ। ये 3 चीजें निकालना चाह रहे हैं। तो अब C3 पे तो आवेश टोटल कितना हो गया? तो देखिए C3 पर आवेश सीधे सीधे हो गया आपको C3 पे आवेश, क्योंकि C3 पे तो जो टोटल आवेश आ रहा है वो C3 में है आवेश। तो C3 पे आवेश कितना हो गया? = 50/6 माइक्रो कूलम। ये हो गया सा C3 पे आवेश। अब तुम्हें क्या निकालना है? C3 पर विभवांतर। चलिए C3 पर विभवांतर, तो विभवांतर का फॉर्मूला V क्या होता है? Q/C। भाई C3 पर विभवांतर निकालना है तो उस पर आवेश हमने निकाल लिया, उसकी धारिता हमारे पास है। तो Q कितना आया? 50/6, तो 50/6, और C की वैल्यू कितनी है? C3 की 1, तो ये आ गया 50/6 नीचे रह गया। और लेकिन विभवांतर है तो अब किस में आएगा? वोल्ट। इतना विभवांतर आ गया C3 में। बात को समझने की कोशिश करो, फॉर्मूला एक ही है, C = Q/V। उसी से विभवांतर पूछे, चार्ज पूछे, उसी से निकलना है। बस ये देखो कि किस वाले कैपेसिटर में कितना चार्ज जा रहा है, वहां से सॉल्व करनी है बात। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये वाला जो चार्ज था ये यहां से चला और यहां तक तो उतना रहा, लेकिन इस पॉइंट पर आकर के ये चार्ज 2 पार्टों में बट जाएगा। बात को समझने की कोशिश करिए। हालांकि देखिए विभवांतर को निकालने का तो एक और तरीका है मेरे पास,
क्योंकि अब आपने C3 पर विभवांतर निकाल दिया। C3 पर कितना विभवांतर आ गया? 50/6। तो वास्तव में ये 10 वोल्ट है ना, यही तो बचा है। ये 50/6 तो यहां हो गया, बचा हुआ इस पे होगा, सही है ना? तो 10 - 50/6 बचा हुआ यहां पे होगा। लेकिन ये किस किस से मिलके बना था? इन दोनों से, और वो दोनों समांतर में हैं, और समांतर में विभवांतर समान होता है, इसलिए उन दोनों पे समान हो जाएगा। तो वास्तव में उन दोनों पे कितना हो जाएगा? 10 - 50/6 तो कितना हो गया? 60 - 50/6 यानी 10/6। तो 10/6 वोल्ट जो होगा वो हो जाएगा आपके C1 पर, और वही हो जाएगा आपके C2 पर। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। या आप कहोगे नहीं सर हम तो थोड़ा सा और उसी हिसाब से चलना चाहते हैं, तो चलो उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ? हमारा आवेश यहां तक तो वो आवेश आया, लेकिन इस जगह के बाद आवेश बट गया दो चीजों में, ऊपर बच गया, नीचे बच गया। आप अच्छी तरह से जानते थे आवेश धारिताओं के अनुपात में बच जाता है। जो मैंने आपको आवेशों का पुनर्वितरण वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो आवेश किसके अनुपात में बच जाता है? धारिताओं के अनुपात में बच जाता है। या फिर कोई बात नहीं है, चलो ये भी भूल जाओ। तो ये तो जानते हो समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। इसका मतलब जो विभवांतर इसके सिरों पर होगा वही विभवांतर इसके सिरों पर होगा, सही है? और विभवांतर का फॉर्मूला क्या होगा? तो आगे हम बढ़ते हुए अगर इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा C की वैल्यू निकल के आ गई थी, तुल्य धारिता हमने निकाली ली थी। आगे बढ़कर के अगर बात करेंगे इसको सोल्व करने की, तो विभवांतर इन दोनों पे समान होगा। इसका मतलब इसके सिरों पर विभवांतर क्या होगा? मान लो इधर जाने वाला चार्ज है आपका Q1 और इधर जाने वाला चार्ज है आपका Q2। या आप चाहें तो उसको और चतुराई कर सकते हैं। क्या चतुराई करोगे कि टोटल चार्ज कितना है, ये वाला जो Q3 पर जो चार्ज था वही तो टोटल है, और ये चार्ज यहां आकर के अगर इधर Q1 चला जाएगा तो इधर कितना बचेगा? Q - Q1। ये भी कह सकते हो आप, बात एक ही है भाई। टोटल चार्ज हमारा आ रहा था 50/6 और कुछ चला गया ऊपर, तो बचा हुआ ही तो नीचे जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, और चाहो Q1 Q2 मान के भी कर सकते हो, ठीक है? तो अब अगर आप उसको ऐसे मान करके कर रहे हो कि इधर Q1 चला गया तो नीचे बचा Q - Q1, तो यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो यहां से सॉल्व करोगे तो विभवांतर क्या होता है? समान। तो विभवांतर समान है, इसका मतलब C1 पे विभवांतर क्या हो जाएगा? विभवांतर V = क्या होता है? Q/C। तो चार्ज कितना जा रहा है? Q1/C1। ये विभवांतर हो गया C1 पे। अब उस पर कितना विभवांतर होगा? Q - Q1/C2। कितना हो जाएगा? Q - Q1/C2, ये हो जाएगा। अब वैल्यू लगाइए। Q1 तो निकालना है, तो Q1/C1 2 माइक्रोफैराड। अभी मैं माइक्रो में ही लेके चल रहा हूं उसको। इक्वल टू Q - Q1, तो Q की वैल्यू कितनी है? 50/6। तो 50/6 माइनस Q1/C2 3। और इस तरह सॉल्व करना है कि Q1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो ये हो गया 3Q1 = 2 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 50/3 हो जाएगा ये, और माइनस के 2Q1, और Q1 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 5Q1 = 50/3 है ना ये। अब Q1 निकालोगे तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी 50/45। 15 5 × 3, 5 से 10 बार काट दो तो Q1 निकल करके आ गया 10/3। Q1 की जो वैल्यू आ गई वो 10/3 आ गई। यानी इधर जाने वाला जो चार्ज है वो 10/3 कूलम है, लेकिन किसमें? माइक्रो में, माइक्रो कूलम। तो इधर Q2 कितना होगा? Q2 है किसमें से? Q - Q1 के बराबर, सही है ना? तो Q2 निकाल दोगे, Q2 = हो जाएगा Q - Q1, और Q की वैल्यू कितनी थी? 50/6 माइनस 10/3। एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 6 आ गया, तो 50 माइनस 20/6, तो 30/6, 56 5 माइक्रो कूलम। ये आवेश निकल के उस पे आ गया। अब बात आती है विभवांतर की, कि विभवांतर कितना होगा? तो विभवांतर किसी पे भी निकाल दो, पहले पे या दूसरे पे,
तो विभवांतर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू Q1 अपॉन C1। तो Q1 कितना आया है, Q1 आ गया आपका 10/3, तो 10/3 अपॉन C1, C1 कितना है 2, और ये हो गया 10/6 वोल्ट। माइक्रो से माइक्रो कट गया, और ये समांतर क्रम में है इसलिए दोनों का समान रहेगा। लेकिन आप चाहोगे नहीं मैं तो अलग से निकालूंगा, तो फिर V2 निकाल दो, V2 इक्वल टू Q2 अपॉन C2, और Q2 की वैल्यू कितनी निकल के आई है 5 माइक्रो, तो 5 और उसकी वैल्यू कितनी है Q2 की वैल्यू 5 निकल के आई है ना, 56 तो 5 और Q 3 और ये कितना आया था हमारा 10/6 कटा हुआ सर 10/6 कटा हुआ सर 2 से। अच्छा 10/6, तो इसको काट सकते हो 5/, कितना हो जाएगा 3, और ये भी कितना हो गया, हो गया ना बराबर। और वैसे हमने निकाला था कितना आया था 10/6, और वो भी कितना है 3, जो कि डायरेक्ट निकाला था पहले शुरू में। कैसे निकाल सकते हो उसको भाई, टोटल हमारा 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट में से इस वाले का घटा करके उसको बता दिया था कि ये हो जाएगा। तो चीज को समझने की कोशिश करिए आप। देखिए कोई भी नई चीज नहीं है, पहली बात तो वही आवेश, धारिता और विभवांतर वही आपस में घूम रहे हैं 10 मीटर। बस समझना ये है कि बैटरी से जो चार्ज चल रहा है अगर कोई सीरीज में आ गया तो उस पर तो टोटल चार्ज के बराबर होगा। जैसे ही ब्रांच आ जाए इसका मतलब अब बट जाएगा, लेकिन बटेगा कैसे, बांटने का तरीका क्या है कि अगर वो समांतर में है तो विभवांतर समान कर दो, और विभवांतरों को समान करके विभवांतर का फॉर्मूला Q अपॉन C होता है, तो दोनों के लिए Q1 अपॉन C1 लगा करके उसको सॉल्व कर लो, अपने आप सॉल्व होगी, चीज आ जाएगी, आवेश निकल के आ जाएगा, विभवांतर निकालना फिर से उसी फॉर्मूले से विभवांतर आ जाएगा, धारिता आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने की प्रैक्टिस करिए, और भी मैं 1-2 टिपिकल आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करिए। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। एक क्वेश्चन और ले लेते चलिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरीके का। मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है और इस पर 100 माइक्रोफैराड इसकी धारिता है। इसके साथ पैरेलल में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं 200 माइक्रोफैराड वाली। फिर एक इधर फिर से 100 माइक्रोफैराड वाला लगा है, और आकर के ये ऐसे, और इनके बीच में यहां एक बैटरी लगी हुई है 300 वोल्ट की। इधर प्लस है उसका और इधर नीचे की तरफ उसका माइनस है, ऐसे करके लगा, ये प्लस और ये माइनस, इस तरह से लगे हुए। और फिर से वही पूछना चाह रहा है आपसे, नाम दे दिए उसने, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। अब आपसे वो अलग अलग सबके लिए पूछना चाह रहा है कि C1, C2, C3, C4 पर अलग अलग आवेश बताओ, अलग अलग विभवांतर बताओ। आप चाहें तो ये ऐसे लिख देता है ना, प्लस माइनस करके, चाहो तो बैटरी का सिंबल बना सकते हैं, लेकिन सीखो इस चीज को भी। इसका मतलब यही है कि बैटरी लगी हुई है, और प्लस का मतलब उधर बैटरी का पॉजिटिव है, और माइनस का मतलब उधर बैटरी का नेगेटिव है। फिर से वही तरीका बिल्कुल। अब आप देखेंगे कि यहां से आवेश चलेगा और इस जगह पे आवेश कुछ तो उधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक एक ही वायर है। इसका मतलब C2 और C3 दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में। भाई दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में तो इनपे आवेश एक जैसा होगा। आंसर जब आएंगे ना तो C2 और C3 पर जो आवेश के आंसर आएंगे वो एक जैसे आएंगे। अब पहले हम कुल आवेश निकालें। अच्छा, इधर से एक आवेश घूम के आएगा, दोनों आवेश यहाँ पे जुड़ जाएंगे, और इसमें जो होगा वो टोटल आवेश होगा। तो पहले तो परफॉर्मा समझ लिया करो कि होना क्या है, और टोटल आवेश निकालने के लिए टोटल धारिता निकाल लो पहले, और फिर Q इक्वल टू CV से टोटल आवेश निकल के आ जाए। तो टोटल धारिता के लिए जब आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो ये दोनों कैसे हो गए भाई,
सीरीज, तो पहले इनको सीरीज में सॉल्व कर लो। तो 200 200 सीरीज में सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे C2 व C3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब 1/c डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/200 प्लस 1/200 इक्वल टू 2/200 और C डैश की वैल्यू आ गई 100 माइक्रोफैराड। ये C डैश आ गया। अब इन दोनों की जगह पे एक कैपेसिटर आ जाएगा और वो एक कैपेसिटर इसके क्या होगा, पैरेलल में। इसका मतलब आप लिख सकते हो C डैश और C1 समांतर क्रम में है, C डैश व C1 समांतर क्रम में है। अब जब ये समांतर क्रम में होंगे तो इनका जो रेजिस्टेंट होगा C डबल डैश वो हो जाएगा समांतर में, तो 100 और प्लस 100 ये आ गया आपका 200 माइक्रोफैराड। अब यानी ये सब तीनों सॉल्व हो गई और उनकी तीनों की जगह पे एक आ गया 200 का, और आगे फिर जब ये बढ़ेगा तो ये उसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में। सही है ना, ये उसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो दोबारा से 1/c ट्रिपल डैश इक्वल टू 1/200 और प्लस 1/100 और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 200 एलसीएम ले लेना, ये 1 + 2 और 3/200, लेकिन C ट्रिपल डैश की जो वैल्यू होगी वो 200 माइक्रोफैराड। ये तुल्य धारिता आ गई। अब तुल्य धारिता जब ये हो जाएगी तो टोटल आवेश कितना चला ये निकालो आप। भाई टोटल पोटेंशियल ये है और टोटल धारिता ये आ गई, तो कुल आवेश यानी सर्किट में पूरे परिपथ में जो शुरुआत में आवेश चलेगा वो कितना होगा, तो कुल आवेश Q = CV। यहां से जो आवेश चला इस जगह से वो Q आवेश वो Q है और उतना ही लौट के यहां आएगा। इसका मतलब इस वाले कैपेसिटर में ये टोटल वाला आवेश होगा। अगर अभी तुमसे केवल ये पूछता ना कि C4 वाले में बताओ कुल आवेश कितना है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस Q निकालना है, क्योंकि इस वाले में तो जो आवेश आएगा वो टोटल वाला ही होगा। तो Q = CV। अब C की वैल्यू हो गई 200/3 और मल्टीप्लाई बाई 300। सही है ना, तो 3 से ये और C की वैल्यू ये हो गई 200 इतने, लेकिन माइक्रो कूलम में आंसर आएगा। चाहो तो 10⁻⁻6 लगा करके उसको थोड़ा सा कम आप कर सकते हो पावर। अगर माइक्रो लगाओगे तो ये एक तरह से -6 लगेगा, तो 2 × 10⁻⁻6 तो 4 चली जाएंगी, तो -2 कूलम ये आंसर बचेगा। तो इतना आवेश टोटल आवेश है। अब अगर तुमसे पूछे कि इस वाले पे आवेश बताओ तो आंसर यही सॉल्व हो गया। C4 पर आवेश, C4 पर आवेश, C4 पर आवेश आपका हो गया बराबर 2 × 10⁻⁻2 कूलम। ये हो गया था C4 पे आवेश। और अगर आपसे पूछे कि C4 पर विभवांतर बताओ तो विभवांतर निकाल दो। C4 पर विभवांतर, C4 पर विभवांतर, तो विभवांतर V बराबर क्या होता है, Q/C। अब Q की वैल्यू अभी आपने निकाली है 2 × 10⁻⁻2 अपॉन C की वैल्यू 100 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। सॉल्व करोगे आप 2 जीरो से तो -4 बचेंगी, -4 ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, तो 2 और कितनी बचेंगी देखना जरा एक बार भाई, -6 ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगी। या मान लो -6 से 2 कट गई तो -4 ऊपर गई तो +4, -2 गई तो +2 और 2 में मल्टीप्लाई तो 200 वोल्ट। इसका मतलब ये 300 में से, ध्यान देना जरा, 300 में से 200 तो यहां बट गया। अब केवल 100 बचा है जो इन तीन में बटना है, लेकिन उसमें क्या है, ये और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है तो उन पे समान समान हो जाएगा। सही है ना, लेकिन निकालने का तरीका है, उसको अभी निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए खैर अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसे इक्विवेलेंट फिगर की बात करूं, कौन से वाले की, जब ये दोनों सॉल्व हो गए थे तो केवल ऊपर C1 था, ऊपर केवल C1 था। ये दोनों सॉल्व हुए तो इनकी जगह पे आया C डैश, ये आया और ये ऐसे बैटरी और यहाँ पे C4। ये सिचुएशन थी और यहाँ पे लगी हुई है आपकी बैटरी प्लस माइनस।
तो सी डैश की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? सी डैश की वैल्यू आई थी 100, यानी ये भी 100, ध्यान देना जरा, सी डैश भी 100 और C1 भी 100। अब एक बात बताओ, जो आवेश होता है वो तो धारिताओं के अनुपात में बटता है ना, और धारिता दोनों की भाई आवेश यहां से चला क्यों, इधर चला गया कुछ इधर चला गया, और धारिता समान है, इसका मतलब आवेश कैसा बच जाएगा? बराबर बराबर बच जाएगा, आवेश बराबर बराबर बच जाएगा। तो आवेश बराबर बराबर कितना हो गया? कितना था टोटल आवेश हमारा Q? टोटल आवेश हमारा Q निकल के आया था 2 × 10⁻², और आधा आधा बच गया, तो 2 का भाग दे देंगे तो 1 × 10⁻², यानी 10⁻² हो जाएगा। आप बता दोगे भाई धारिताएं समान है, तो अब आप निकाल सकते हो, किसको कह रहे हो? C1 पर आवेश, C1 पर आवेश एक लाइन लिख दोगे कि आवेश बराबर बराबर बच जाएगा, तो उसको डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻²/2, ये आ गया 10⁻²² पूरा, इतना आवेश आ गया C1 पर। और उधर साथ ही साथ सी गैस पर भी कितना होगा? इतना ही, बराबर बचा है। लेकिन सी गैस किससे मिलके बना था? इन दोनों से। इसका मतलब इन दोनों में तो समान, भाई सीरीज में ये तो एक सा आवेश जाएगा, इसलिए C2 और C3 पर भी आवेश, C2 व C3 पर आवेश बराबर, ये भी कितना हो गया? 10⁻²² पूरा। अब क्या निकालना चाहते हो? विभवांतर। अब मान लो C1 पर विभवांतर निकालना चाहते हैं, C1 पर विभवांतर, तो विभवांतर V1 बराबर क्या होगा? Q1 अपॉन, अब Q1 की वैल्यू, Q1 तो इस पे आवेश 10⁻²² और C1 की वैल्यू कितनी है इसकी? 100, लेकिन 100 में क्या है? माइक्रो, सही है ना? तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, अब ये 2 -4 बची और ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 100 वोल्ट। बात समझ में आ गई कि नहीं? 100 वोल्ट इस पे हो गया, कौन से वाले पे? इस वाले पे। अब रह गए ये दोनों, इन दोनों पे मिलकर के 100 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों के समांतर में है, क्योंकि ये दोनों मिलकर ये बन गए और ये समांतर में, तो विभवांतर समान होता है, तो दोनों पे मिलकर तो 100 होगा, लेकिन अलग अलग निकालना है। कोई बात नहीं, हमें आवेश भी पता है अलग अलग दोनों के, तो अलग अलग अगर आप आवेश निकालेंगे तो C2 पर विभवांतर, C2 पर विभवांतर, तो C2 पर विभवांतर निकालोगे तो V2 = Q2, तो आवेश तो उतना ही है भाई 10⁻² अपॉन कितनी है उसकी धारिता? 200, लेकिन 10⁻⁻⁻ के, अब देखिए 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, 2 जीरो पहले तो यहाँ पे -4 ऊपर गया, +4 और 2 माइनस की गई तो +2, यानी 100/2, तो कितना हो गया? 50। और अब इस पे निकालोगे तो इसकी भी धारिता सेम है और चार्ज भी सेम है, यानी उस पर भी 50 वोल्ट, तो इस पर भी 50 वोल्ट आ जाएगा C3 पर, तो C3 पे निकालोगे, C3 पर कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट। अब देखो दोनों मिलके कोई हो गए कि नहीं हो गए? तो थोड़ा सा करने की प्रैक्टिस करो। C = Q/V के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। तुल्य धारिता निकाल के टोटल आवेश निकालो, पहले टोटल आवेश आ जाए तो फिगर के हिसाब से देखो कि कैसे जा रहा है, कहां कहां बट गया, सीरीज में एक जैसा होता है, ध्यान रखते हुए सॉल्व करने की कोशिश करोगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।